आज का टॉपिक देख रहे हैं बंगाल विभाजन यानी बंगाल का विजय। बंगाल विभाजन के क्रम में बंगाल यानी पलासी यानी बंगाल की जगह यानी बंगाल पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता की जगह। ठीक 1707 में औरंगजेब की मृत्यु ना। औरंगजेब की मृत्यु कब? 1707 में। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल शासन आरंभ ना। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कब? उत्तर मुगल काल शासक आरंभ। अब उत्तर मुगल काल यानी उत्तर मुगल शासक कब से आरंभ? 1707 से आरंभ। अब औरंगजेब यानी कि भारत के पूर्वी भाग और इधर बंगाल यानी पश्चिमी क्षेत्र में, भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी क्षेत्र जो उस समय बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश ये तीनों मिला हुआ। भारत के पूर्वी भाग में कौन कौन? बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश ये तीनों मिला हुआ मतलब बंगाल और पूर्वी भाग इसका। तो भारत के पूर्वी भाग यानी बंगाल के क्रम में सबसे पहला शासक यानी बंगाल के नवाब फर्रुखसियर जो कब? 1717। ठीक है, बंगाल का पहला नवाब कौन? फर्रुखसियर यानी 1717 में। अभी फर्रुखसियर जो थे मतलब ये मुगल शासक थे। ठीक है, फर्रुखसियर मुगल शासक ना। फर्रुखसियर मुगल शासक जे शुरुआत में 3000 रुपया लेकर, ठीक है, शुरुआत में कितना? 3000 रुपया लेकर अब बंगाल के नवाब, अब बंगाल के नवाब के मुर्शिद कुली खान ना। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाब या बंगाल के सूबेदार। अब इनका शासनकाल 1717 से लेकर 1727 तक। अब की किए मुर्शिद कुली खान 3000 रुपया नजराना दे दिए किनको? फर्रुखसियर। और नजराना देकर बंगाल में मुक्त व्यापार के लिए सूबेदार के बंगाल के नवाब घोषित किए। अभी 1717 से लेकर 1727 तक रहते हैं। अब मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल का अगला नवाब होते हैं शुजाउद्दीन। मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल का अगला नवाब शुजाउद्दीन। अब ये आते हैं 1727 से 1739 तक आते हैं, 1727 से 1739 ईस्वी तक। उसके बाद शुजाउद्दीन के बाद आते हैं सरफराज। शुजाउद्दीन के बाद कौन? सरफराज आते हैं। अब आते हैं 1739 से लेकर 40 ईस्वी तक, 1739 से 1740 तक। तो इसके क्रम में मैंने मुर्शिद कुली खान जो बंगाल के सूबेदार रहते हैं इसमें मुक्त व्यापार मतलब अच्छा होड़ मचा हुआ बंगाल में। अब जब बंगाल उसमें चूंकि बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश तीनों से मिला हुआ बंगाल। अब इसमें रॉ मटेरियल ज्यादा होने के कारण यहाँ अंग्रेजों को ज्यादा नजर। उसके बाद मुर्शिद कुली खान जब बंगाल के सूबेदार बनते 1717 से लेकर 1727 तक। उसके बाद फिर मुर्शिद कुली खान के बाद बनते हैं शुजाउद्दीन जो बंगाल के नवाब बने रहते हैं 1727 से लेकर 1739 तक। उसके बाद फिर आते हैं सरफराज जो आते हैं 1739 से 40 तक। अब सरफराज जो 1739 में बंगाल के नवाब बनते हैं और सरफराज को अलवर्दी खान, सरफराज को किसने? अलवर्दी खान सरफराज की हत्या कर देते हैं। सरफराज की हत्या किसने की? अलवर्दी खान ने। अब अलवर्दी खान सरफराज की हत्या कब करते हैं? 1740 में। जबकि सरफराज जो है बंगाल के नवाब घोषित होते हैं 1739 में। उसके बाद अलवर्दी खान। अब बंगाल का अगला नवाब कौन हो गए? अलवर्दी खान। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है मैंने सरफराज को उत्तराधिकारी कौन हुए? अलवर्दी खान। अब अलवर्दी खान की किए मैंने ये अपना एक तरह से इसको कह सकते चला कि 1740 ईस्वी में जैसे ही बंगाल के नवाब बने तो बनने के साथ ने की 2 करोड़ रुपया नजराना दे दिए किनको? तो मुगल शासक को। यानी इधर बंगाल में ये सब दौर चल रहा था, उधर दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत पर किसका राज? मुगल वंशों का यानी मुगल शासक। तो जिस समय मुगल शासक उस समय थे फर्रुखसियर। मुगल शासक कौन थे? फर्रुखसियर। तो 1740 के दौरान अब इसमें देखा कि यहाँ मुगल शासक 1740 में फर्रुखसियर ने 1717 में फर्रुखसियर थे और मुगल शासक उस समय से बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, ये कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय थे। ये थे बहादुर शाह द्वितीय जो मुगल शासक थे। अब की किया अलवर्दी खान मतलब एक बार मतलब 2 करोड़ रुपया एक बेर नजराना तौर पर किनको दे दिए? मुगल शासक को। अब एक बेर दे दिए और 1740 से लेकर 1756 तक एक भी बार नजराना नहीं किए। मतलब एक बेर देकर उसके मोह माया में मुगल शासक को फंसा लिए। उसके बाद कभी किसी नजराना
दिए ही ने अलवर्दी खां। उसके बाद अलवर्दी खां शासन जो होता है बंगाल के नवाब पद पर रहते हैं 1740 से लेकर 1756 तक रहते हैं। 1740 से 1756 अब यहाँ अलवर्दी खां के फेमस स्टेटमेंट, जब अलवर्दी खां बंगाल के नवाब रहते हैं तब अलवर्दी खां मतलब फ्रांस जो है यूरोपियन, जो उसमें यूरोपियन लोग आते हैं तो फ्रांस ने मधुमक्खी छत्ते से ही घोषणा करते हैं, मधुमक्खी छत्ते से तुलना करते हैं और मधुमक्खी छत्ते के बारे में कहते हैं जो यूरोपियन जो है मधुमक्खी छत्ते के समान। यूरोपियन के बारे में क्या स्टेटमेंट है, जो मधुमक्खी छत्ते के समान है, यानी जिनको अगर छेड़ा मतलब छेड़ा नहीं जाए तो वो छोड़ देते हैं, यानी शहद देते हैं, अगर छेड़ दिया जाए तो वो काट काट कर मार देते हैं। ये स्टेटमेंट कौन बोले थे, अलवर्दी खां। अलवर्दी खां ये 1740-1756 दौर में, और ये तुलना किए थे किनका, यूरोपियन के। किससे तुलना किए थे, मधुमक्खी छत्ते से किए थे। और इनका ये फेमस स्टेटमेंट रहा जो यूरोपियन की तुलना किए कथी मधुमक्खी के छत्ते से, और कहें कि जो यूरोपियन यानी फ्रांस जो है ऐसे मधुमक्खी छत्ते हैं जिनको मतलब छेड़ा नहीं जाए तो वो शहद देते हैं, अगर छेड़ दिया जाए तो वो काट काट कर मार देते हैं, काट लेते हैं। ये कहे थे कौन, अलवर्दी खां। अब यहाँ अलवर्दी खां के बारे में देखते हैं। अलवर्दी खां का कितना पुत्री, 3 गो पुत्री। अलवर्दी खां 3 गो पुत्री था, लेकिन अलवर्दी खां के एक भी पुत्र नहीं था। तो अलवर्दी खां के 3 गो पुत्र था, उनका पहला जो पुत्री थी उनका ढाका विवाह। अलवर्दी खां का पहला पुत्री ढाका विवाह जिनका नाम था घसीटी बेगम। उसके बाद दूसरी पूर्णिया विवाह और तीसरी पटना विवाह। तो ये अलवर्दी खां। अब अलवर्दी खां की मृत्यु होता है 1756 में। अब अलवर्दी खां की मृत्यु होता है क्योंकि पहले देखते हैं जैसे बंगाल मतलब कोई भी कर्म बंगाल हो या मुगल शासक हो, क्योंकि पहले था मतलब शासक जो दौर था वो था वंशागत, यानी कि जो अगला वंश यानी वंशागत मतलब कि जब हम राजा हैं तो हमारा आने वाला संतान जो है वंश। 1756 में अब बंगाल का नवाब किए बनेगा अगला, यानी बंगाल का नवाब अगला कौन बनेगा, इसके लेकर बड़ा दुविधा वाला बात। यानी जब अलवर्दी खां की मृत्यु हो जाता है तब अलवर्दी खां अपने यानी कि सिराजुद्दौला जो पटना वाले, किनका, पटना जिनका विवाह हुआ था, यानी पटना जो विवाह हुआ था, पटना वाले का बेटा कौन, सिराजुद्दौला। अब अलवर्दी खां की मृत्यु 1756 में होता है और बंगाल के नवाब के लेकर बहुत तरह की परेशानियां आती है, जिसमें से अगला बंगाल का नवाब कौन बनेगा ये सब लेकर दिक्कत में आता है। और इसमें ढाका और पूर्णिया और पटना ये तीनों में सबसे अच्छा सुयोग्य शासक होते हैं सिराजुद्दौला। और बंगाल के अलवर्दी खां के बाद बंगाल का अगला नवाब हो जाते हैं सिराजुद्दौला। और जब ये सिराजुद्दौला पटना, अब ये दोनों में जलस मतलब कि ढाका और पूर्णिया में ये दोनों में क्या होता है, जलस होने लगता है। अब जलस ये लेकर जब उसी के मतलब बेटा किया नवाब बना, बेटा अब मेरा भी है और इसका भी है मतलब अगला बन सकते हैं, ये बात लेकर दोनों में जलस, जो आगे देखेंगे मतलब क्या इसका होने वाला है। उसके बाद अगला बंगाल के नवाब कौन बनते हैं, सिराजुद्दौला बनते हैं, सिराजुद्दौला। अब ये 1756 में बनते हैं बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब बोलते हैं। अब इसको हम बंगाल का राजा नहीं कर सकते बल्कि बंगाल का नवाब कहेंगे। अब बंगाल का नवाब तात्पर्य की है एगो छोटा सा प्रांत के देख रेख करने वाले, लेकिन इनका भी हेड कौन, मुगल शासक। यानी कि ये जो भी लोग बंगाल में या फिर बंगाल के अदर क्षेत्र उड़ीसा बिहार या फिर बांग्लादेश ये सब जगह में जो मुक्त व्यापार करने के लिए इनको मुगल शासक को नजराना देना होता था। और एज एक सिर्फ छोटा सा गांव यानी छोटा सा कस्बा हिस्सा में इनको व्यापार मुक्त करने के लिए दिया जाता था। तो बंगाल को जो नवाब बने सिराजुद्दौला ये बने थे 1756 में। अब ये 1756 में बने थे। उधर दक्षिण भारत में यानी मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव बैठे हुए थे अंग्रेज अधिकारी, ठीक है। दक्षिण भारत कहाँ में, मद्रास में। और कौन अंग्रेज अधिकारी थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। इनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, जो ये सारा चीज देख रहे थे, ठीक। मतलब बंगाल का नवाब कौन बन रहे हैं, सिराजुद्दौला। ये सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनते 1756 में। और उधर जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं वो ये सब सारा बात मतलब देखते रहते हैं। और इनके साथ यानी कि पलासी जो युद्ध है,
कोलकाता में जो जगह है, बंगाल में पलासी। अब इसका जो युद्ध होता है, इसका सबसे तत्कालीन कारण इसको माना था ब्लैक वॉल की घटना। अब ये ब्लैक वॉल की घटना होता है कब? 20 जून 1756 को। इसको ही काल कोठरी की घटना कहते हैं ना। ब्लैक हॉल की घटना कब होता है? 20 जून 1756 के। इसको ही काल कोठरी ना क्या बोलते हैं? काल कोठरी की घटना कहते हैं। अब इसका कि यही पलासी तत्कालीन कारण कौन है? ब्लैक हॉल की घटना। इसके बारे में कहा जाता है, बहुत सारे इतिहासकार मतभेद है। जो ये जो एक रूम था, एक कमरा था, ठीक, एक कमरा था जो 14 बाय 18 था। यानी कमरा कितना? 14 बाय 18 का। 20 जून है ना, 20 जून 1756 को ही, यानी 20 जून को ही 14 बाय 18 कमरा में 146 अंग्रेज अधिकारी को, कितना? 146 अंग्रेज अधिकारी को रात में बंद कर दिया गया, वही 14 बाय 18 के कमरे में। अब 146 अंग्रेज अधिकारी को बंद कर दिया गया। उसके बाद सुबह में जब उस रूम को खोला गया, कमरा को खोला गया, तो पता चला उसमें जिंदा कितना? 23, मात्र 23 जीवित, बाकी सब मृत्यु। यानी बाकी सब मृत्यु हो गए और मात्र 23 जीवित बचे। तो यही घटना कहलाया ब्लैक हॉल की घटना, जिसमें से एक जो जीवित बची है उनका नाम है हॉलवेल ना। जो जीवित बच गए उनका क्या नाम है? हॉलवेल। और यही हॉलवेल ये सारा कहानी बताते हैं किनको? रॉबर्ट क्लाइव को। और यही बात रॉबर्ट क्लाइव देखते रहते हैं और देखने के साथ इनको तब आते हैं यहाँ ही। और इसी बीच होता है अलीनगर की संधि। ये अलीनगर कोलकाता में ही है। अलीनगर कहाँ है? कोलकाता में। अब इसमें जीवित है। हालांकि ये देखते हैं हम लोग इतिहास में, मतलब इतिहासकार का ये मतभेद रहा है, ये सच्ची घटना है या नहीं। इसमें बहुत सारे इतिहासक अलग अलग मत देते हैं, लेकिन कुछ तरीका से पलासी का कारण ये भी बनता है, जिसमें से देखते हैं पलासी का अहम यानी मुख्य जो का घटना है वो है ब्लैक हॉल की घटना, जो घटित कब होता है? 20 जून 1756 क्या है। इसी को इतिहास में हम काल कोठरी की घटना भी कहते हैं। अब ये काल कोठरी घटना कहते हैं, जो कितना कमरा? 14 बाय 18 की 14 बाय 18 कमरा था। इसमें 146 मतलब शाम के समय में कहा जाता है 146 अंग्रेज अधिकारी, 146 अंग्रेज अधिकारी को ये मतलब बंदी बनाकर और एक 14 बाय 18 के कमरा में बंद कर देते हैं। 14 बाय 18 कमरा में बंद कर देते हैं। और उसमें जब सुबह को वो कमरा खोला जाता है तो मात्र उसमें से 23 जीवित होता है, जिसमें से एक कौन थे? हॉलवेल थे। और ये सारा घटना हॉलवेल ही बताते, रॉबर्ट क्लाइव हॉलवेल ही बताते हैं। जब यहाँ उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, जो कहाँ के बैठे हुए थे? दक्षिण भारत यानी मद्रास में थे। जब इनको ये खबर पहुंचता है रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव तुरंत बंगाल की ओर रवाना होते। जब बंगाल की ओर आते हैं ये, तो उस समय इनके साथ होता है अलीनगर की संधि, जो अलीनगर वर्तमान में कहाँ है? कोलकाता में। यानी अलीनगर की संधि होता है, और ये संधि होता है 1756 में। अलीनगर का संधि कब होता है? 1756 में अलीनगर का संधि होता है। उसके बाद पलासी की लड़ाई, यानी कि जो यही घटना मेन है ब्लैक हॉल की घटना से लेकर ही क्या होता है? पलासी की लड़ाई होता है, जो 23 जून 1757। पलासी यानी कोलकाता। पलासी कहाँ? कोलकाता या बंगाल। पलासी कहाँ है? कोलकाता या बंगाल क्षेत्र में, यानी पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में पलासी नामक जगह पर कब? 23 जून 1757 का। और किसके बीच? बंगाल के नवाब यानी सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब कौन? सिराजुद्दौला। और अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव। यानी यहाँ क्वेश्चन बनता है, जब पलासी की लड़ाई कब हुई? 23 जून 1757 के। या पलासी की लड़ाई कहाँ हुई? तो बंगाल क्षेत्र में। चूंकि कोलकाता के क्षेत्र पलासी है, वहीं पर लड़ाई हुआ पलासी की युद्ध। अब जब पलासी युद्ध किया, यहाँ अगर पूछा जाए भारतीय अधिकारी कौन थे, तब सिराजुद्दौला यानी वो बंगाल के नवाब थे। और यहाँ यदि पूछा जाए जे बंगाल यानी पलासी की लड़ाई के दौरान दिल्ली सल्तनत का अधिकारी कौन थे? दिल्ली सल्तनत बहादुर शाह द्वितीय यहाँ ही थे। उसके बाद यहाँ बोला जाएगा पलासी की लड़ाई में
अंग्रेज की ओर से मतलब कौन से अधिकारी लड़ रहे थे अंग्रेज तरफ रॉबर्ट से? क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। और ये कब होता है घटना? 23 जून 1757 का। प्लासी की लड़ाई का तत्कालीन कारण क्या था? ब्लैक बॉल की घटना, या इसे ही काल कोठरी की घटना कहते हैं। उसके बाद देखते हैं तो ये जो थे मीर जाफर ये सिराजुद्दौला के सेनापति थे। मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति थे। उसके बाद राय दुर्लभ ये दीवान थे सिराजुद्दौला के, ठीक है। राय दुर्लभ क्या थे? दीवान थे। उसके बाद देखते हैं घसीटी बेगम, ये सिराजुद्दौला की मौसी थी, ठीक है। घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की मौसी थी, जो कहाँ? ढाका इनका विवाह हुआ था। घसीटी बेगम विवाह कहाँ? ढाका। और घसीटी बेगम पहले भी चाह रहे थे कि मेरा ही जो वंशज है वो बंगाल का नवाब बने, लेकिन संयोगवश पटना को जो रहने वाली थी अलवर्दी खान की बेटी, उन्हीं के बेटा सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनते। और घसीटी बेगम की ये बड़ा सुनहरा मौका था जो मतलब यहाँ हम सिराजुद्दौला से बदला ले, जिसके कारण घसीटी बेगम जो सिराजुद्दौला की मौसी थी, उसके बाद अमीन चंद जो सिराजुद्दौला के दरबार में व्यापारी थे ना, सिराजुद्दौला के दरबार में क्या थे? व्यापारी थे। उसके बाद जगत सेठ ये बैंकर थे जो धनाढ़ व्यक्ति थे ना, जगत सेठ जो बैंकर थे और ये धनाढ़ व्यक्ति थे। ये सब लोग जितने भी हैं, मीर जाफर सेनापति, राय दुर्लभ दीवान, घसीटी बेगम जो सिराजुद्दौला की मौसी थी, उसके बाद अमीन चंद ये व्यापार, उसके बाद जगत सेठ बैंकर, ये सब लोग किनका साथ दिए? अंग्रेज साथ दिए। ये सभी लोग अंग्रेज की तरफ से साथ दिए। किनके तरफ साथ दिए? अंग्रेज के साथ ही रहे ना, अंग्रेज साथ ही रहे। और मात्र सिराजुद्दौला के तरफ से थे मीर मदन और मोहन लाल, यानी कि इनका सेना अंग्रेज अधिकारी सेना बड़ा हो गया। और यहाँ पर अंग्रेज और मीर जाफर के बीच एक समझौता हुआ, अंग्रेज और मीर जाफर के बीच समझौता हुआ। और अंग्रेज माने मीर जाफर को बोले थे यदि हमको साथ देगा तो हम अगला नवाब इसी को मीर जाफर को ही बनाएंगे। और यहीं से मीर जाफर जो है लालच यानी कि बंगाल का नवाब बनने के कर्म के दौरान ये अंग्रेजी अधिकारी को साथ देते हैं मीर जाफर। और ये मीर जाफर चूंकि सिराजुद्दौला की सेनापति था। उसके बाद राय दुर्लभ सिराजुद्दौला के दरबार में दीवान थे। उसके बाद घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की मौसी ही थी। अमीन चंद जो सिराजुद्दौला के दरबार में व्यापारी थे। उसके बाद जगत सेठ जो बैंकर यानी धनाढ़ व्यक्ति थे, ये अमीन चंद। अब ये जितने भी लोग हैं सब सिराजुद्दौला के साथ में थे, लेकिन ये किनका साथ दे रहे थे? अंग्रेज साथ दे रहे थे। और मात्र सिराजुद्दौला का साथ देने वाले थे मीर मदन और मोहनलाल। चूंकि इनका सेना बहुत ही कमजोर था, जिनका ये अंग्रेजों का सामना ज्यादातर नहीं कर सके और आसानी से ये पराजित हो गए। और यहाँ का मतलब सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का अगला नवाब बनता है मीर जाफर। और मीर जाफर बनता है जो 1757 से लेकर 1760 तक बनता है मीर जाफर। फिर जाकर मीर जाफर का दामाद यानी मीर कासिम आता है, वो जाकर अगला बंगाल का नवाब बन जाता है। तो यहाँ हम लोग अभी देख चुके हैं बंगाल विभाजन के क्रम में नहीं, बंगाल विजय क्रम में जो हम इसमें से सबसे प्रमुख पलासी की लड़ाई देखे नहीं, पलासी युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757, 23 जून 1757, जिसमें से अंग्रेज अधिकारी थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। उन्हीं के बीच हुआ था पलासी नामक जगह यानी कोलकाता क्षेत्र में पलासी की युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757।